हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरा चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जानने की बात सुनने के बाद विंग अपने पेट पर हाथ फैलाता है और मुस्कुराने लगता है। विंग को इतने दिनों से एहसास ही नहीं हुआ कि उसका पेट पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है और साथ ही थोड़ा सख्त भी। विंग ये महसूस करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। विंग को इस तरह मुस्कुराता देखकर यानली भी मुस्कुराने लगती है और विंग से कहती है, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी माँ ने कई बार कॉल किया है। यानली की बात सुनकर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। विंग और यानली दोनों ही अपनी जगह से खड़े होकर सीधा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में यानली विंग से कहती है, मुझे एक प्यारा सा भतीजा चाहिए जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। ऐसा कहते हुए यानली विंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। विंग जब यानली की बात सुनता है तो मुस्कुराने लगता है और कहता है, नहीं जेजे, मुझे एक बेटी चाहिए। यानली विंग की बात सुनकर हैरान होकर पूछती है, क्यों बेटी, क्यों बेटा क्यों नहीं? यानली की बात सुनकर विंग कहता है, क्योंकि बेटियां बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल आपकी तरह हो और उसका दिल भी आपकी तरह हो। ऐसे ही दोनों बात करते हुए घर के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, मैडम यू गुस्से से विंग को देखती है और कहती है, तुम दोनों सुबह से ही इस घर से निकले हुए हो। तुम दोनों सुबह से कहाँ थे? अपनी माँ की बात सुनकर यानली कहती है, माँ आसियन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी। यानली की बात सुनकर मैडम यू की नज़र विंग के हाथों में रखे उस लिफाफे की तरफ जाती है। मैडम यू जल्दी से विंग के हाथों से वो लिफाफा छीन लेती है और कहती है, देखो तो तुम्हें क्या बीमारी हुई है? क्या तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई है? मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मैं तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए जैसे ही मैडम यू लिफाफा खोलकर उसे विंग की रिपोर्ट का पढ़ना शुरू करती है, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और फिर गुस्से से विंग की तरफ देखती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो? ये कितना घिनौना है। तुम एक लड़के होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? और इस बच्चे का बाप कौन है? तभी यानी जल्दी से भागकर मैडम यू के पास आती है और कहती है, माँ शांत हो जाइए, उस विंग की तबीयत ठीक नहीं है। मैडम यू यानली से कहती है, तुम चुप हो जाओ यानली, मैं इस घिनौने लड़के से बात कर रही हूँ जो कि लड़का होते हुए भी प्रेग्नेंट हो गया है। मैडम यू गुस्से से विंग से कहती है, तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा है, इस बच्चे का बाप कौन है? विंग घबराते हुए मैडम यू से कहता है, मुझे नहीं पता। विंग मैडम यू से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो प्रिंसिपल लैंसन का नाम नहीं लेना चाहता था। विंग का ये जवाब सुनकर मैडम यू को और ज़्यादा विंग पर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से विंग को खींचकर एक ज़ोरदार तमाचा लगाती है, जिसकी वजह से विंग अपने पेट के बल नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी यानली आकर उसे बचा लेती है। यानली गुस्से से अपनी माँ को देखती है और कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? आशियन अभी गिर जाता तो उसके बच्चे को चोट लग जाती। मैडम यू गुस्से से यानली और विंग के पास आती है और यानली को खींचकर विंग से दूर कर देती है और विंग के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, तुमने इतने लोगों के सामने अपनी टांगों को फैलाया है कि तुम्हें अब याद ही नहीं है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसका है। तुमने कई लोगों के साथ रातें बिताई है, इसका मतलब तुम्हें उसके लिए पैसे भी मिले होंगे ना। तुमने पैसों के लिए अपना जिस्म बेच दिया। मैडम यू की बातें सुनकर विंग रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते बहते ही जा रहे थे। वो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, अब गलत सोच रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंट था जो कि मेरे साथ हो गया। मैडम यू फिर से विंग की तरफ गुस्से से देखती है और उसके हाथों में उसका मेडिकल रिपोर्ट रखते हुए कहती है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। अगर लोगों को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो इससे हमारे ही घर की बदनामी होगी, इसलिए अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा।
मैडम यू की बातें सुनकर यानली घबरा जाती है और अपनी माँ के पास भागते हुए आती है और कहती है, माँ आप ये क्या कह रही है, ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगा। मैडम यू कहती है, चाहे वो कहीं भी चला जाए लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए मैडम यू विंग का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने घर से बाहर ले लाकर बाहर खड़ा कर देती है और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। यानली अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इस बार मैडम यू उसे ज़ोरदार तमाचा खींचकर मारती है और अपने रूम में जाने को कहती है। इधर विंग रोते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा था और बस दरवाजे को ही देख रहा था। वो काफ़ी देर तक दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है और उम्मीद करता है कि ये दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन जब भी काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो अब विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग बस एक जिंदा लाश की तरह सड़क पर चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों से आंसू बस बहे ही जा रहे थे। चलते चलते विंग बस यही सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए। अचानक उसे लिली की याद आती है और वो तुरंत ही लिली के घर चला जाता है। लेकिन जब विंग लिली के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि लिली का दरवाज़ा तो बंद है। विंग को याद आता है कि लिली ने कहा था कि वो इन छुट्टियों में अपने ग्रैंडफादर के घर जाएगी। विंग वहाँ से भी चला जाता है। चलते चलते विंग को भूख लगती है। उसके पेट में से आवाज़ें आने लगती है। वो जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखता है और कहता है, बेबी तुम भूखे हो मुझे पता है, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं। मैडम यू आपने ऐसे ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अपना सामान भी नहीं लेने दिया। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं जिससे मैं कुछ खरीद सकूं और कुछ खा सकूं। तुम थोड़ी देर रुको बेबी, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद विंग एक पार्क में जाता है और वहाँ की बेंच पर बैठ जाता है और बेंच पे बैठकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो फिर से अपना हाथ अपनी टमी पर ले जाता है और अपनी टमी को सहलाते हुए कहता है, बेबी क्या मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी चाहिए? क्या मुझे उन्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहिए? जीजे सही कह रही थी, वो तुम्हारे फादर हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। कहने के बाद विंग इधर उधर देखता है तो उसे अपने सामने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ नज़र आता है। वो जल्दी से अपने कपड़ों में पैसे ढूंढने लगता है। उसे तुरंत कुछ खुले पैसे मिलते हैं। वो जल्दी से वहाँ जाता है और प्रिंसिपल लैंसन को कॉल करने की कोशिश करने लगता है। फ़ोन कई बार लग रहा था लेकिन हर बार कोई ना कोई फ़ोन कट कर दे रहा था, जिसके कारण विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। विंग अब आखिरी बार कोशिश करता है लेकिन इस बार प्रिंसिपल लैंसन कॉल उठा लेते हैं। लेकिन प्रिंसिपल लैंसन की बातें सुनकर विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपने हाथ अपने पेट पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। इस समय विंग बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो फिर से एक जिंदा लाश की तरह चलने लगता है और चलते चलते एक पुल के पास पहुंच जाता है। वो वहाँ उस पुल से बहती हुई नदी को देखता रहता है। वो काफ़ी समय उसी पुल पर अपने आप से ही बातें करता रहता है और फिर पुल के ऊपर खड़ा होकर वहाँ से छलांग लगा देता है। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ लैंसन अभी अपने ऑफिस में था और विंग और अपने अजन्मे बच्चे को याद कर रो रहा था और उनसे माफ़ी मांग रहा था। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। लैंसन पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रहता है। वो ऑफिस से बाहर भी नहीं आता और उसने अपने पियून को भी कह दिया था कि उसे कोई भी परेशान ना करे। लेकिन जब शाम हो जाती है तब पियून खुद लैंसन के पास आता है और कहता है, सर शाम हो गई है, क्या आप घर नहीं जाएंगे? पियून की बात सुनकर लैंसन पियून की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं अभी घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर लैंसन जल्दी से अपनी जगह से उठकर वहाँ से चला जाता है। पियून बस उसको जाते हुए देखता रहता है। आज उसने अपने सर की आंखों में दर्द देखा। लैंसन जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाता है
और कार को ड्राइव करने लगता है। वो कार ड्राइव कर रहा था पर उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने कार के सामने विंग का चेहरा नज़र आ रहा था और साथ ही अपने अजन्मे बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसके कारण लैनज़न अपने कानों पर हाथ रख लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड में एक ट्रक चलकर आ रही थी, जिस पर लैनज़न का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लैनज़न इससे पहले कुछ समझ पाता या अपनी कार को साइड में कर पाता, वो ट्रक तुरंत ही आकर लैनज़न की कार को टक्कर मार देती है, जिसके कारण लैनज़न की कार दूर जाकर गिरती है और पलट जाती है। लैनज़न भी अपनी गाड़ी के साथ पलट गया था, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई और उससे बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लग गया। लैनज़न पूरा खून में लथपथ था। लैनज़न अपने होश खो बैठा था। लैनज़न ने अपनी आधी खुली आंखों से सामने की तरफ देखा तो उसे अपने सामने विंग नज़र आया, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विंग को इस तरह मुस्कुराता देखकर लैनज़न भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारे और हमारे बच्चे के पास आ रहा हूँ। अब लगभग 3 महीने बाद लैनज़न को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना स्टार्ट की। लैनज़न ने अपनी आंखों को खोलकर इधर उधर देखा तो वो देखता है कि वो भी हॉस्पिटल के रूम में है। लैनज़न ये देखकर जल्दी से बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर कैसे उठना है, इसलिए वो सीधा बिस्तर से नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ कुछ सामान भी नीचे गिर जाता है। कमरे में आ रही आवाज़ के कारण एक नर्स जल्दी से कमरे के अंदर आती है और देखती है कि लैनज़न नीचे ज़मीन पर पड़ा है। नर्स जल्दी से भागकर लैनज़न के पास आती है और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लैनज़न अभी उठने में असमर्थ था क्योंकि उसके दोनों पैर काम करने में असमर्थ थे। नर्स जल्दी से बाहर जाती है और किसी को मदद के लिए बुलाती है। साथ ही वो डॉक्टर को भी खबर भिजवाती है कि लैनज़न को होश आ चुका है। नर्स जल्दी से किसी की मदद से लैनज़न को उठाती है और बिस्तर पर फिर से लेटा देती है। लैनज़न उस नर्स की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ क्यों है। लैनज़न सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। लैनज़न धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे लैनज़न को सब कुछ याद आता है, लैनज़न ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया। ये कहते हुए लैनज़न हाइपर होने लगता है। लैनज़न को ऐसे देखकर वो नर्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर भी जल्दी से लैनज़न के पास आ जाता है। लैनज़न जो कि डॉक्टर के साथी थे, वो अपने भाई को होश में देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लैनज़न जल्दी से अपने भाई के पास जाते हैं। अपने भाई को देखकर लैनज़न जल्दी से लैनज़न को गले से लगा लेता है और उनको गले लगाकर कहता है, भाई आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। वो दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, भाई मुझे जाने दो, मुझे मरने दो। लैनज़न ऐसा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा हाइपर होने लगता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। वो लैनज़न से कहते हैं, हमें जल्दी ही इसे बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो इसे बाद में बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर लैनज़न को इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। वो इधर लैनज़न को इंजेक्शन दे रहे थे, उधर लैनज़न अपने भाई का हाथ पकड़कर कह रहा था, भाई मुझे जाने दो, वो दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे उन दोनों के पास जाना है भाई। लैनज़न चिंता करते हुए अपने भाई को कहते हैं, भांग जी शांत हो जाओ, तुम ये क्या कह रहे हो, कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा बेटा अभी कॉलेज में है और वो बिल्कुल ठीक है, तुम किसके पास जाना चाहते हो, तुम कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो। लैनज़न कहता है, मैं अपने बच्चे, मैं विंग और अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो दोनों मेरी वजह से मर गए, मैं उन दोनों का हत्यारा हूँ, वो मेरी वजह से मर गए, उन दोनों के पास जाना चाहता हूँ, मैं उन दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा कहने के बाद लैनज़न बेहोश हो जाता है।
लैंजन को बेहोश देखकर डॉक्टर और बाकी सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर लैंजन इसी तरह हाइपर होता रहता तो उसकी दिल की धड़कन कभी भी बंद हो सकती थी और उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता था। इधर दूसरी तरफ लैंसेचैन को लैंजन की एक भी बात समझ नहीं आई। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका भाई आखिर किसके बारे में बात कर रहा था। लैंसेचैन अब जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन पर किसी शख्स से बात करते हुए कहते हैं, तुम्हें विंग नाम के लड़के के बारे में पता लगाना है और बताना है कि आखिर वो कौन है। करीब 1 घंटे बाद लैंसेचैन को विंग के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद लैंसेचैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने अंकल के पास जाते हैं और कहते हैं, अंकल लैंजन को होश आ गया है, लेकिन आपको पता है लैंजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने खुद को मारने की कोशिश की थी। सिचैन की बात सुनकर लैनकुरान कहता है, सिचैन ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर वांग जी खुद को मारने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि वांग जी की वजह से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, लैंसेचैन ने कहा। लैंसेचैन की बात सुनकर कुरैन हैरान हो जाता और कहता है, तुम पागल हो गए हो? आखिर वांग जी की वजह से कोई लड़का सुसाइड क्यों करेगा? वांग जी किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता। तुम अच्छे से जानते हो कि वो सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन दूसरे को वो दर्द महसूस भी नहीं होने देता, और तुम ये कह रहे हो कि वांग जी की वजह से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है? अपने अंकल की बात सुनकर लैंसेचैन कहते हैं, आज वांग जी को होश आ गया था। उसने होश में आने के बाद फिर से खुद को मारने की कोशिश की। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा कि उसकी वजह से एक विंग नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया है, वो मर गया है और साथ में उसका बच्चा भी। कुरैन ने कहा, उसका बच्चा यानी कि वांग जी का बेबी? सिचैन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिचैन कहते हैं, अंकल आपकी तरह मेरा भी दिमाग घूम रहा है। वांग जी ने खुद कहा कि उसकी वजह से विंग और उसका बच्चा मर गया और वो उनके पास जाना चाहता है। वो कह रहा था कि वो खुद को मार डालेगा और उन दोनों के पास चला जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। लैंसेचैन की बातें सुनकर लैनकुरान चिंता करते हुए कहते हैं, अब लैंजन की हालत कैसी है? लैंसेचैन कहते हैं, अंकल अभी डॉक्टर ने वांग जी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि वांग जी को गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उसे शांत होने के लिए थोड़ा समय देना होगा। उसे तो पता भी नहीं है कि वो 3 महीनों से कोमा में था। लैनकुरान कहता है, सिचैन मुझे आईवान की चिंता हो रही है। हमने उसे अभी तक नहीं बताया है कि लैंजन का एक्सीडेंट हुआ था और वो अभी तक कोमा में था। क्या हमें उसे बताना चाहिए? हमें उसे बुलाना चाहिए? क्या पता उसे देखकर वांग जी की हालत में कुछ सुधार आए। लैंसेचैन ने कहा, नहीं अंकल, मैं वांग जी के फ़ोन से आईवान को मैसेज करता हूँ, हर बार उसको मैसेज करता हूँ ताकि उसे शक ना हो कि वांग जी को कुछ हो गया है, और अगर हम उसे यहाँ बुलाएंगे तो उसकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। हमें उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं लाना चाहिए, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमें पहले वांग जी से ठीक से बात करनी चाहिए और उसके बाद ही हम आईवान को कुछ बताएंगे। लैनकुरान ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सिचैन, हमें उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। सिचैन क्या तुम अभी वांग जी से मिलने जाओगे? लैनकुरान ने दुखी होकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे भी वांग जी से मिलने का मन कर रहा है। लैंसेचैन ने चिंता करते हुए कहा, अंकल आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं? अभी आपकी खुद की हालत ठीक नहीं है। लैनकुरान कहता है, सिचैन मेरी हालत मेरे बच्चे को देखकर ठीक हो जाएगी, और वैसे भी तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो। अगर वहाँ मेरी हालत ख़राब हुई तो जल्दी ही इसके लिए डॉक्टर भी मिल जाएगा। लैंसेचैन ने कहा, ठीक है अंकल चलिए। उसके बाद लैंसेचैन और लैनकुरान दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो देखते हैं कि लैंजन के रूम में अफरा तफरी मची हुई है। लैंसेचैन वहीं की एक नर्स से पूछता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? फिर नर्स बताती है कि मरीज़ अपने हाथों में सर्जिकल चाकू लेकर अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि उसे अब मरना है, वो अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा है। सुनने के बाद लैंसेचैन और लैनकुरान जल्दी से वांग जी के रूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो वांग जी के रूम के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि सच में वांग जी के हाथों में एक सर्जिकल चाकू था और वो अपने हाथ काटने की धमकी दे रहा था।
लैनज़ेन को ऐसे देखकर लैनकुरैन कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? उस चाकू को छोड़ दो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। लैनज़ेन कहता है, नहीं अंकल, नहीं अंकल, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। वो और विंग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी डॉक्टर कहता है, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा और उससे चाकू छीनना होगा, जल्दी करो। फिर लैनकुरैन लैंसेचैन को कुछ इशारा करता है और अपने हाथों को अपने दिल के पास रखते हुए कहता है, मेरे दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और ऐसे कहते हुए वो चिल्लाना शुरू कर देता है। यह देखने के बाद लैनज़ेन अपने हाथ में पकड़ा वो चाकू छोड़ देता है और जल्दी से अपने अंकल के पास भाग कर आता है और उनसे कहता है, अंकल आप ठीक है ना अंकल? लैनकुरैन ने जल्दी से लैनज़ेन के हाथों को पकड़ लिया और कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? लैंसेचैन जल्दी से डॉक्टर को इशारा करते हैं कि वो जल्दी से लैनज़ेन को इंजेक्शन लगा दे। डॉक्टर भी लैंसेचैन का इशारा समझ जाते हैं और वो जल्दी से लैनज़ेन को इंजेक्शन लगा देते हैं। लैनज़ेन अपने अंकल को देखता है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अंकल मैं बहुत बुरा हूँ, अंकल मैं एक हत्यारा हूँ, अंकल मैंने विंग और मेरे बच्चे को मार दिया। अब जानते हैं अंकल, वो मेरे बच्ची का माँ बनने वाला था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो मुझे बताना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे उस पर गुस्सा आता था। मैं उससे हमेशा बदतमीजी से बात करता था। उसने मेरी वजह से आत्महत्या कर ली। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहने के बाद लैनज़ेन बेहोश हो जाता है। लैनज़ेन के बेहोश हो जाने के बाद सब लोग उसे मिलकर उठाते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं। डॉक्टर नर्स से कहता है कि लैनज़ेन के हाथ पैर को वो बांध दे। नर्स डॉक्टर की बातें सुनकर जल्दी से लैनज़ेन के हाथ और पैरों को बांध देती है। लैनकुरैन ये सब देखकर डॉक्टर से कहता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम उसके हाथ पैरों को क्यों बांध रहे हो? डॉक्टर लैनकुरैन को देखता है और कहता है, सर, जब भी उसे होश आता है वो इसी तरीके से हाइपर हो जाता है और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति अभी बहुत ख़राब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें उसे पागल खाने भेजना होगा। यह सुनकर लैनकुरैन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में डॉक्टर को देखकर कहता है, वो मेरा बेटा पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके हाथ पैर खोल दो, उसे इस तरह पागलों की तरह ट्रीट मत करो। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लैनकुरैन से कहता है, पर सर, वो जब भी होश में आता है वो इसी तरह रिएक्ट करता है। अगर फिर से उसने इसी तरह किया तो हमें उसको संभालने में बहुत मुश्किल होगी। लैनकुरैन गुस्से से कहता है, अभी मैं अपने बेटे के साथ हूँ, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम लोग जल्दी से उसके हाथ पैरों को खोल दो। डॉक्टर लैनकुरैन की बात सुनकर एग्री हो जाते हैं और नर्स को इशारा करते हैं। नर्स भी तुरंत डॉक्टर का इशारा समझकर तुरंत लैनज़ेन के हाथ और पैरों को खोल देती है। उसके बाद डॉक्टर और नर्स तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाते ही कमरे में सिर्फ लैनकुरैन और लैंसेचैन रह जाते हैं। उसके बाद लैनकुरैन तो वांग जी के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, इसकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है सेचैन? इसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और अकेला हो गया। तब से मैंने इसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब ये बड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं इसकी शादी करा दूंगा ताकि ये भी एक नॉर्मल लाइफ जिए और मुस्कुराना सीखे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने ज़बरदस्ती इसकी शादी जोफी से करवा दी थी, जिसने इसकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। लैनज़ेन ने अकेले ही ये सब कहा। उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि उसे जोफी से कोई परेशानी है। उसने हमेशा ही अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की है। ये हमेशा अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करता रहता था। जोफी के जाने के बाद मैंने लैनज़ेन से जब भी शादी की बात की, उसने हमेशा ही मुझसे यही कहा कि वो जोफी से बहुत प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है। पर मुझे सच पता था कि
लेंसा ने जोफी से कभी सच्चा प्यार नहीं किया। ये इतना बुरी हालत में तब भी नहीं था जब 15 साल पहले वो तूफान आया था। ऐसा कहते हुए लैन कुरैन रोने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर पे छठ पूजा थी और भी मुझे बहुत काम थी, इस वजह से वीडियो लेट आई है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ही वीडियो अपलोड करूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।